आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी असेंबली इंतखाबात के 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अब सबकी नजर तीसरे मरहले पर है, जहां 20 फरवरी को 16 अजला की 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कुल 227 उम्मीदवार की किस्मत एक तरह से दांव पर लगी हुई है, जहां 20 फरवरी को अब वोटिंग होनी है। तीसरे मरहले की अगर बात करें तो यह पूरा जो गढ़ है यादवगढ़ माना जाता है, यानी समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत अहमियत का हामिल है। 2017 की अगर हम बात करें तो इन 59 सीटों में बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी की थी और बीजेपी 59 सीटों में से तकरीबन 49 सीटें जीत कर आई थी। और इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसे अपने गढ़ में ही बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार कुछ हालात बदले हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो इत्तेहाद है वो बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएगा? और क्या 2017 के मुकाबले में 2022 का ये जो मुकाबला है कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? आवाम के जहन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, या तीसरे मरहले को लेकर जो सियासी पार्टियां हैं वो क्या कुछ सोचती हैं? इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमान का हम आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ तज्जिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू पर। मेरे साथ कुछ देर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। ऋषि मिश्रा जी, यूपी चुनाव के 2 फेज तो कंप्लीट हो गए। इन दोनों फेज में आपसे खुलकर हमने बातचीत की। अब तीसरे फेज की बारी है। किस तरह से यूपी की सियासत को अब आप देख रहे हैं, यूपी के इस चुनाव को आप देख रहे हैं? तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है यूपी का चुनाव। देखिए, जो तीसरे चरण का जो चुनाव 20 तारीख को होगा वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का यदि आप बेस देखेंगे तो ये तीसरे चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, कन्नौज है, कानपुर है, एटा है, ये जो मुलायम सिंह यादव परिवार का जो गढ़ है इसी एरिया में है। अब इस चरण में अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 59 में से 49 सीट बीजेपी 2017 में जीती थी। बुंदेलखंड में तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 19 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो जो अबू भाई दाव जो है बीजेपी पे लगी हुई है। क्या बीजेपी अपने जीते हुए 49 सीट को रिटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है? बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 9 सीटें जो 2017 में जीती थी उसमें से कितना ऐड ऑन कर पाती है? क्योंकि यदि समाजवादी पार्टी इस चरण में मोमेंटम बना लेती है तो मुझे लगता है कि जैसे पहले चरण, दूसरे चरण में जिस प्रकार से एसपी आरएलडी को एक मोमेंटम मिला है, और तीसरे चरण में यदि 59 में से मुझे लगता है 2012 में यदि मैं सही हूं तो 37 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को यहाँ इस बेल्ट में। यदि 37 क्या, मैं 30 सीट भी यदि समाजवादी पार्टी इस बेल्ट में जीत पाती है तो मैं एक बड़ा सफलता मानूंगा एसपी आरएलडी गठबंधन के लिए। और मुझे लगता है तब आगे जाके समाजवादी पार्टी के लिए राह आसान हो जाएगा। और ये बेल्ट जो है यादव बेल्ट है। बिल्कुल। पहला चरण और दूसरा चरण जो है जाट बेल्ट था, मुसलमान बेल्ट था। ये जो पूरा जो है यादव बेल्ट है। जहां तक बुंदेलखंड की बात है तो वहां पानी का एक बड़ा इशू है, आवारा जो पशु है उनका बड़ा इशू है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो इशू है वो भाई बुंदेलखंड अलग राज्य की, वहां के जो जनता है बुंदेलखंड एक अलग राज्य का मांग करते हैं। और 2017 में बीजेपी वादा की थी, जैसे ही बीजेपी को सत्ता मिलती है, बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का मान्यता दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा इशू है जिसपे कहीं ना कहीं बीजेपी को मुझे लग रहा है
एक सेटबैक लग सकता है यदि एक नाराजगी है। बीजेपी के लिए तो इंपॉर्टेंट हाई है, बीजेपी के लिए यहां पर खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ है। दो और खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और अनिल मिश्रा जी सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। अनिल मिश्रा जी और नेहा शालिनी दुआ जी दोनों का इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं नेहा शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा शालिनी दुआ, 2017 में बीजेपी 49 सीट्स लाई थी 59 सीटों में से। इस बार क्या बीजेपी के लिए जो चैलेंज है वो बहुत टफ है, क्योंकि पिछली बार से इस बार जो तस्वीर है वो बहुत बदली हुई है, पॉलिटिकल इक्वेशन काफी बदले हुए हैं। देखिए 2017 से बिल्कुल पॉलिटिकल इक्वेशंस बदले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार 49 सीट्स ली थी, इस बार और ज्यादा सीटें लेके आएंगे, क्योंकि अब और ज्यादा स्ट्रांग हुई है पार्टी, अपने काम के दम पे वोट मांग रही है और बाकी सारी पार्टियां जो हवाई बातें कर रही हैं। आप यहाँ पर, हम तो 2017 में आए थे, आप तो पहले से थे, सपा बसपा कांग्रेस इन सब ने तो वहां राज किया है। बताइए तब आपके अंदर क्यों नहीं जागा ये चीज के यहाँ जो किसानों को है वो बिजली दी जाए, इंसानों को बिजली दी जाए। किसान तो चलिए दूर, जो आम आवाम थी उसको भी तो बिजली की जरूरत होती है। आपने वहां क्यों नहीं बिजली दी? जन जन तक, घर घर तक बिजली क्यों नहीं पहुंची? ये काम हमें ही क्यों करना पड़ा? आपने कभी किसानों के हित का अगर सोचा होता तो किसान सम्मान निधि हम लेके आए, आप क्यों नहीं लेके आए? आप भी तो ला सकते थे, किसी ने आपके हाथ थोड़ा ना बांध रखे थे, आप तो राज कर रहे थे यूपी में। फिर आपने, कांग्रेस कहती है अपने हर प्रदेश में किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, ये कह के वो क्या कहते हैं सत्ता में आती है। आप पूछिए कौन से प्रदेश में इन्होंने किसानों के कितने लोगों का, कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? हमने 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास। आप लोगों ने 10,000 कर दिए होंगे, 15,000 कर दिए होंगे, वैसे तो करे ही नहीं होंगे, अगर किए भी है तो इतने ही किए होंगे। हमने किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल बनवा के दिए हैं। आपके अंदर ये क्षमता क्यों नहीं थी? आपको किसने रोक रखा था? आपने तो इतना साल राज किया ना, मैं सपा से पूछ रही हूँ, कितने साल राज किया है आपने, ये प्रोग्रेस क्यों नहीं की थी? हमारे टाइम में मुख्यमंत्री जी ने 2 एम्स बनवाए हैं यूपी में, आपने एक क्यों नहीं बनवाया? 2 तो चलिए दूर की बात है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात होती है, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं 23 खोले गए हैं और अब जिले वाइज खोले जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल, देखिए नेहा जी तमाम पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा कर रही हैं, और नेहा जी इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी जब इतनी बुरी तरह से हारी थी। तो दावे सब अपनी अपनी तरफ है और अवाम अपने मन में लेकर क्या कुछ मूड में लेकर वोट करने के लिए निकलेंगे, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल मिश्रा जी, 2017 में समाजवादी पार्टी की अपने ही गढ़ में बहुत बुरी कारकर्दगी रही थी, फिर एक बार इम्तिहान है समाजवादी पार्टी का। वो साहब, इम्तिहान के 2 चरण तो हो गए जी। पहला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया, वहां पर भी 55 में जो है 53 सीटें, 58 में 53 सीटें थी। दूसरा चरण उसके बाद में हो गया, और अब ये बेल्ट शुरू हुई है। वहां पे राजनीतिक विश्लेषकों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी जिस वक्त पे जहां थी 2017 में, कोसों दूर है। 2017 में वो 5 साल का शासन नहीं था जो आम जनता को इस वक्त पे भोगना पड़ा है। 2017 में ठोको नहीं था, माफ कीजिएगा, बुलडोजर बाबा नहीं थे, कहीं पे गर्मी निकलने की बात नहीं थी, लोकतंत्र का उपहास नहीं था, किसानों की समस्या नहीं थी, आवारा पशुओं की समस्या नहीं थी। किसानों के तो एक हाथ में टार्च और एक हाथ में डंडा दे दिया गया, और ये इधर की बेल्ट, इस बेल्ट में तो हमेशा से माननीय मुलायम सिंह जी का वर्चस्व रहा है, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो एटा हो, चाहे आपके मैनपुरी हो, और करहल सीट तो सैफई से 4 किलोमीटर दूर है। ये पूरी बेल्ट जो है वो इसमें अब वो आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात और कहूंगा यहां पे कि आम जनता जो है इस वक्त के ऊपर मौजूदा कुशासन से मुक्ति पाने के लिए मतदान करने जा रही है। न तो वो कांग्रेस को पा रही है कि कहीं पे ये पिक्चर में है, न वो बसपा को पा रही है। वो देख रही है कि अगर शासन का मुकाबला हो सकता है सत्ता पक्ष का, तो समाजवादी पार्टी के ही बैनर के ऊपर हो सकता है, और इसलिए हर वर्ग का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को इधर मिल रहा है।
एक एक सीट के ऊपर स्थितियां यही चल रही हैं। नहीं, ये जो बात मैंने अभी कही कि भाई देखिए, दावा तो सभी करते हैं, अब दावे में सच्चाई कितनी होगी या किसके दावे पर अवाम कितना भरोसा करेंगे तो 10 तारीख को पता चलेगा। ऋषि मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा था वो भाई कि इस बेल्ट में, यादव बेल्ट में और खासकर समाजवादियों के बेल्ट में 2017 में बीजेपी को सफलता इसलिए मिली थी कि यादव ओबीसी तो कभी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था, गैर यादव ओबीसी का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा और उसका बहुत ही बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला। खासकर लोधी, इस बेल्ट में आप देखेंगे लोधी समाज के जो लोग हैं गैर यादव ओबीसी में आते हैं, साक्य समाज के लोग हैं जो गैर यादव ओबीसी में आते हैं, उनका एक बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला और यही परिणाम है कि 59 में से 49 सीट बीजेपी जीत पाई। सवाल उठता है कि जिस प्रकार से गैर यादव ओबीसी को इस बार अखिलेश यादव ने मैनेज किया है वह कितना प्रभावी है जमीनी स्तर पे। यदि प्रभावी है और गैर यादव ओबीसी वोट कुछ भी मतलब एक परसेंटेज, 30-40% मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को मिलती है तो नतीजे आपको कुछ और भी देखने को मिलेंगे। सवाल बुंदेलखंड को भी लेके है, 19 सीट में से 19 सीटें बीच 19 बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, उसमें से टोटल बीजेपी जीत के आई थी 2017 में। वहां पानी का इशू है, आवारा पशु का इशू है, मैंने बताया सेपरेट राज्य का इशू है। वहां कैसे मैनेज कर पाती है बीजेपी, क्योंकि देखिए पूरा दाव बीजेपी पे लगा हुआ है। इससे अच्छा परफॉर्मेंस कोई किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता है। ठीक है, 59 में से आप 49 ठीक है। नेहा जी कुछ कहना चाह रही, लेकिन मेरे साथ सुचि विश्वास जी जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचि विश्वास जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत मुख्तसर में? जी हाँ, मैं बहुत छोटा सा बोलना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी जो है इनका अपना गढ़ करहल है, वहां भी ये इतने बौखला गए, इतने डर गए हैं कि एसपी बघेल साहब है उसके ऊपर अटैक कराते हैं। तो इससे नजर आता है कि उनके अंदर हार का जो डर है वो साफ नजर आता है। अगर आपको हार का डर नहीं तो किसी पे अटैक क्यों करा रहे हो? लड़ो ना, अपने काम के दम पे लड़ो। इनको पता है हम काम के दम पर कभी नहीं लड़ सकते। और जो गैर जैसे कहते हैं कि यादव हैं वो, और ये जो यादव हैं वो भी आज भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक परिवार के यादवों को ही बहुत कुछ दिया जा रहा था और प्रोग्रेस कुछ नहीं। एक स्टेट का प्रोग्रेस तब होता है जब सब मिलते हैं, जब चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जब सब मिलते हैं तो किसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाता है। तो आज जो है सभी जो वर्ग के लोग हैं वो भाजपा के साथ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं खोली हैं वो सबके लिए हैं। चलिए ठीक है नेहा जी, मैं सुचि विश्वास को भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं, उसके बाद सबके साथ और सबके विकास की जो आप बात करें इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेहा, सुचि विश्वास जी, 2017 में कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही थी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। 2 सीटें थर्ड फेज में कांग्रेस जीत कर आई थी। इस बार प्रियंका गांधी ने जमीन पर बहुत काम किया, यूपी में बहुत उन्होंने पसीना बहाया, बहुत काम किया। क्या इस बार नतीजे आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए अलग होंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि आपने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि प्रियंका जी ने बहुत काम किया। क्योंकि लखीमपुर कांड रहा हो, हाथरस रेप पीड़िता रही हो, प्रयागराज का मसला रहा हो, गोरखपुर रहा हो, ललितपुर में खाद की कमी से मरने वाले किसान जो लाइन में लग के मरे या जिन्होंने आत्महत्या कर ली, या जो और भी प्रताड़ित समाज है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो कोरी समाज हो, हर वर्ग के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार जुझारू रूप से लगी रही। बाकी तो लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि सभी अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखें। लेकिन जो कोरोना काल के कुप्रबंधन, जो नाइजीरिया से लाशें बहकर आई थी और श्रीमान योगी आदित्यनाथ के काल में जो शमशान घाट में टोकन बांटे गए और बैरिकेडिंग लगाई गई शमशान घाटों के बाहर, तो अब सरकार का निकम्मापन इस कदर सरकार पर हावी है कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाकर दीपदान में कहते हैं कब्रिस्तान, वो कैराना जाते हैं बात करते हैं हिंदू पलायन, इससे भी उनका दिल नहीं भरता है तो वो 80-20 करते हैं राष्ट्रीय टीवी पर बैठकर, उससे भी सुकून नहीं होता है तो फिर गर्मी बताते हैं, चर्बी बताते हैं, फिर सुबह सुबह एनआई पे इंटरव्यू प्रसारण होता है, फिर शरिया कानून लाते हैं। तो ध्रुवीकरण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया। और अगर बात अराजकता की करें तो ठोको नीति लेकर आए, एनकाउंटर पॉलिसी लेकर आए, तो उनका विश्वास नहीं है ना तो संविधान में, ना आईपीसी में, ना सीआरपीसी में। अगर आप केंद्र में भी देखें तो लगातार उन्होंने व्यवस्था को डैमेज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल
एजेंसीज को तबाह किया है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से देश के नायकों की, स्वाधीनता संग्राम के नायकों की छवि को कैरेक्टर असैसिनेट किया है। और अभी भी उनकी बहुत बड़ी मशीनरी है जो फेक न्यूज, डॉक्टर्ड न्यूज, टेलर्ड न्यूज, एडिटेड वीडियोस के माध्यम से लगातार हमारी जनरेशन को टॉक्सिक कंटेंट प्रोवाइड कर रही है और देश को दिशाहीन करने का। चलिए ठीक है, मैं अनिल मिश्रा जी, क्या जो बात यहां पर सूची विश्वास कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव में जहां पर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, किसानों की बात होनी चाहिए थी, बुंदेलखंड में पानी की बात होनी चाहिए थी, दलितों की बात होनी चाहिए थी, पिछड़ों की बात होनी चाहिए थी, इन तमाम इश्यूज पर बात नहीं हुई, बल्कि इस चुनाव को भी पोलराइज किया गया, इसमें भी हिंदू मुसलमान हुआ, शमशान कब्रिस्तान हुआ। ये जी अनिल मिश्रा जी कंटिन्यू कीजिए सर। अबू साहब, ये तो 5 साल से सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू तो कीजिए सर। पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या कभी इन्होंने कहीं अपने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 2017 के, उसके ऊपर कहीं बात की? कहीं पे इन्होंने जो है किसानों की बात की, कहीं पे इन्होंने जो है वो महंगाई के ऊपर बात की, किसी ऐसे बुनियादी मुद्दे पे बात की जो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, आम जनता को राहत पहुंचाने की। लेकिन चूंकि किसी मुद्दे पे भी इनके पास बात करने को कुछ रहा नहीं, मैं तो कहता हूं ये वादे तो देखिए समाजवादी पार्टी सरकार में भी पूरे नहीं हुए थे। कर दिए अनिल जी, वादे तो समाजवादी पार्टी सरकार में भी पूरे नहीं हुए थे। 18% मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा अखिलेश यादव ने किया था, वो वादा कहां पूरा किया था? मैं कहता हूं कि जा रहा हूं जी, जहां पिछले इतिहास की बात होती है, जी अनिल जी कंटिन्यू। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी जो है वो यही करते हैं। ये जो है वो इतिहास शास्त्री ज्यादा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि हमने नहीं किया, ये कथित आरोप लगाते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। चलिए, अगर हमने नहीं किया तो उसका जो है वो अपने जनता ने हमको सत्ता से हटा करके हमको एक जनादेश दिया था और हमने उस जनादेश को माना। आपने आने के बाद में क्या किया है? आपने लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाने के अलावा कोई काम किया? आपने किसानों को जो है वो ठंड में कड़कड़ाती, हाड़ कपाती ठंड में बिठाल दिया 13 महीने तक, और 13 महीने बाद आप अपनी गलती स्वीकार करते हो और आप कहते हो कि हम माफी चाहते हैं कि हमने गलत सोचा था। वो जो 13 महीने गुजर गए वो जिंदगी के दिन उनको वापस मिल सकते हैं। नेहा इसका जवाब दे रही है, नेहा शालिनी दुआ जी। एक वर्ग ऐसा हो। अनिल मिश्रा जी, नेहा इसका जवाब दे रही हैं जी। अनिल जी, इतने ऐसे झूठे आरोप तो मत लगाइए। किसानों के हित के लिए हम वो बिल लेके आए थे, लेकिन राष्ट्र हित के लिए हमने वो बिल वापस लिया। ये प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। आज भी आपके पास मैं अभी यहीं पे, अब मैं अपना नाम बता दूं, क्या आप मुझे बताइए उसमें गलत क्या था? एक बार भी कोई भी आपका नेता हो या विपक्ष पार्टियों के नेता हो, पूछा भाई काला बिल काला तो बता दो। आज तक नहीं आपके लोग बता पाए काला क्या था, लेकिन नीला पीला सब कुछ आपको दिखाई दे गया। उसके बाद किसानों की वजह से बाकी विदेशी ताकतें जो खालिस्तानी और कई एलिमेंट पाकिस्तान, नेहा जी, किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। सरकार ने बहुत देर कर दी अपना फैसला लेने में, फैसला वापस लेने में सरकार ने बहुत देर कर दी थी। 600 से ज्यादा किसान मारे गए। वो किसानों के हित में था फैसला, लेकिन किसानों को समझाने में हम असमर्थ रहे, लेकिन राष्ट्र हित में हमें वापस लेना पड़ा। आपने देखा है प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने तो इमरजेंसी लगवाई थी। अरे उन्होंने तो अपनी बात मनवाने के लिए सारे विपक्ष पार्टियों को जेलों से भर दिया था। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है कि अपनी बात मनवाने के लिए जेल भर दें। उन्होंने इसलिए मांगी क्योंकि वो राष्ट्र हित के लिए था। अब जो कांग्रेस बोलती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अरे भाई लड़ सकते हो। कांग्रेस ने आज तक लड़ाई तो करवाई है हिंदू मुसलमानों में, तभी तो उनको वोट मिले हैं। प्यार की बातें तो इनको करनी ही नहीं आती, सिर्फ लड़ना और लड़ना ही आता है और लड़वाना ही आता है। ऋषि मिश्रा जी किया इन्होंने। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी देखिए, हमारी बहन जो है ये नहीं बता पा रही हैं कि किसानों की तरफ से हम सबको बोलना होगा। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे उन्होंने कहा था, और 2019 में उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगुना कर देंगे। बिल्कुल।
आज बता दीजिए। ट्यूबवेल, बोरवेल, ये सारी चीजें किसानों को किसने कराई है? क्या 2022 में किसानों की आमदनी दुगना हो पाई है? आप अभी फरवरी 2022 में हम लोग हैं, किसानों की आमदनी दुगना हो पाई है और एक किसान की एक दिन की आमदनी 29 रुपया है और हमारी बहन 29 रुपया में नाश्ता भी नहीं कर पा रही होगी। हमारी बहन 29 रुपया में नाश्ता भी नहीं कर पाएगी। अरे भाई साहब, हमारी बहन 29 रुपया में नाश्ता भी नहीं कर पाएगी। किसानों के डायरेक्ट खाते में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2019 में आपने वादा किया था, 2019 में आपने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। औरतों को बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, मेरी बारी है। एंकर महोदय से निवेदन है, इन्हें बता दीजिए किसकी बारी है, किसकी बारी है। अबू भाई ने हमसे सवाल किया ना, अबू भाई से मैंने परमिशन मांग के जवाब दे रहा हूँ। अबू भाई ऐसे नहीं। चलिए ठीक है। नहीं नेहा जी सुन लीजिए। नेहा जी देखिए, मैंने काफी मौका आपको दिया है। ऋषि जी जो बात कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए जी। देखिए, 2019 में अबू भाई, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको ये संज्ञान है कि 2019 में मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। 2019 में वादा किया गया था, 2022 का वो वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इन बातों पर चर्चा कहां होती है ऋषि मिश्रा जी? इन बातों पर चर्चा ही नहीं होती। बात तो शमशान और कब्रिस्तान की होती है, बात तो मंदिर और मस्जिद की होती है, डेवलपमेंट की तो चर्चा ही नहीं होती है। मैं सूची विश्वास जी, क्योंकि थर्ड फेज में जहां पर अब पोलिंग होनी है, वहां पर चाहे हम कन्नौज की बात करें, हाथरस की बात करें, दलित लड़की का यहां पर मर्डर हो गया था, या इसके अलावा खुशी दुबे की हम बात करें, महिलाओं पर काफी फोकस किया है प्रियंका गांधी ने। और थर्ड फेज ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर महिलाओं के बहुत से मसले मसाइल हैं। जी, पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा किसी को प्यार से बात करना कांग्रेस को आता कहाँ है, सिर्फ लड़ाई करते हैं। एक्चुअली सारे जो प्रेम के दूत है ना, जितने शांति दूत हैं, वो तो जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ना यकीन हो तो प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषण सुन लीजिएगा। और योगी जी ने तो कवर से निकलकर ऐसे ऐसे भाषण दिए, लेकिन रेडिकलाइजेशन इनकी पहचान है। अनुराग ठाकुर से लेके प्रवेश वर्मा तक और कपिल मिश्रा से लेके गोविंदाचार्य तक, तो कबर में मुर्दे खड़े हो जाए अगर इनके नेता बात करें प्यार से। ये क्या बात करेंगे? इनको बुद्धिमत्ता ही नहीं है प्यार की। ये तो जहर पे बने हैं। इनका तो संघ का जो पूरा विमर्श है वही दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। तो ये तो टॉक्सिस्ट लोग हैं, ये तो फॉसिस्ट लोग हैं, ये तो हिटलर की सभ्यता और नाजी प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाने वाले लोग हैं। ये तो 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां जलाई, इत्तेफाक से सत्ता में आए हैं तो लूटने में लगे हैं। सोचते हैं नेहरू जी ने क्या क्या बनाया, सारा बेच के पार्टी फंड में जमा कर लें। 784 करोड़ रुपए कीमत थी, आज हजारों करोड़ है। और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि अपना कार्यालय 1300 करोड़ रुपए का 1.5 साल में बनाकर खड़ा कर दिया और देश की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। तो बीजेपी यही तो डेवलपमेंट बताती है। बीजेपी यही तमाम चीजें, तो यही तो डेवलपमेंट है बीजेपी का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही तरीका था और भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेहा आप जवाब दे सकती है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। नेहा आप जवाब दे सकती जी। जी मैं जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, इन्हीं की हिटलर दीदी थी ना, या हमारी तो दादी लगी, दादी की भी जो भी है बड़ी, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इमरजेंसी लाई थी ना। हम तो नहीं लेके आए, हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं लेके आए। जब इतिहास की बात करिए, जीनोसाइडल स्लोगन जंतर मंतर से आप लोग लेते हैं। आप लोग बेशक करंट आपको शाहीन बाग में लगता है। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास अब टाइम की कमी है। तीसरा जो मरहला बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरे मरहले में मैदान कौन मारे गए देखना बहुत अहम होगा। देखिए, जब इस तरह की बातें होती कि किस सरकार ने कितना अपनी सरकार में काम किया है, तो फिर चीजें पास्ट में चली जाती हैं और चीजें हिस्ट्री और उसकी तारीख पर बात होने लगती है।
मौजूदा वक्त में क्या कुछ काम हुआ और आवाम के जो मसले मसाइल थे वो कितने हल हुए हैं, गरीबों के मसाइल कितने हल हुए, किसानों के मसले कितने हल हुए, पिछड़े और दलितों के मसाइल कितने हल हुए, और मुसलमानों के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है और चर्चा का रुख बदल जाता है। हालांकि अभी इम्तिहान का वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, तीसरा मरहला है और अवाम तमाम बातों को जहन में रखकर ही वोट करने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शालिनी दुआ जी, सुचि विश्वास जी, ऋषि मिश्रा जी और अनिल मिश्रा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।